सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बलवीर स्वामी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो इंट्रोडक्शन था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पार्ट में हमने F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, वो हमने डिस्कस किया है। और जो आज हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने और ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने, जिन तीनों को मिलाकर कौन कौन से F.W. टेलर और हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर, ये तीनों की तीनों क्या है, क्लासिकल जो अप्रोच हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट की, उसमें कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को। देखिए, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल ने क्या है, इनका जन्म 1841 में हुआ था और 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, प्रोफेशन ये माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, फ्रेंच नेशनल। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, ये क्या थे, फ्रेंच नेशनल थे ये। ठीक है, फ्रेंच नेशनल थे यहाँ पर ये, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अब की बार जो जुलाई 2025 में, यानी स्टेट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि आपका जो हेनरी फ्योल है, ठीक है, वो कहाँ के नेशनलिस्ट थे। ठीक है, तो फ्रांस के थे, यानी वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास थी उसमें F.W. टेलर का बताया था, वो कहाँ से थे, F.W. टेलर आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अमेरिका से। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जो हेनरी फ्योल है वो फ्रांस से और F.W. टेलर अमेरिका से। ठीक, एजुकेशन, इनके एजुकेशन ये ग्रेजुएट थे माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एंटनी से 1880 के दौरान। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक माइनिंग कंपनी में काम किया और 1918 तक वहीं क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। इनकी जो राइटिंग है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनता है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल, यानी ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, अगर हम इसको प्रॉपर इंग्लिश में नरेट करते हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा आपका, इसका बनेगा आपका जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपकी। इन्होंने क्या है, हेनरी फ्योल ने एक बुक पब्लिश की, हेनरी फ्योल ने क्या है, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम क्या है, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और किस ईयर में पब्लिश की थी, 1916 के अंदर, 1916। ठीक है, कब पब्लिश की थी, 1916 में इन्होंने क्या है, ये बुक पब्लिश की थी। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो कब पब्लिश की गई, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वही मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये बुक कब पब्लिश की गई थी, 1911 में पब्लिश की, किसके द्वारा, F.W. टेलर के द्वारा। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। F.W. टेलर ने क्या है, बुक कौन सी पब्लिश की, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। और जो आज हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, वो पब्लिश की गई थी हेनरी फ्योल के द्वारा। कब, और 1916 में कौन सी बुक थी, वो थी, उसका नाम है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फ्योल को क्या है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, हेनरी फ्योल को क्या है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है हेनरी फ्योल को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट बॉक्स में, आप इसका जवाब देंगे। जो फादर हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किसको कहा जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या है, इन्होंने एक माइनिंग कंपनी में काम किया और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के कि किस तरीके से हम क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं उन प्रिंसिपल के बेस के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव थे ये नेचर के ऊपर, और ये टॉप डाउन अप्रोच में थे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब कि टॉप मैनेजमेंट और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो इसको अडोप्ट करेंगे ज़्यादातर। ठीक। अब माइनिंग कंपनी में देखिए स्टोरी क्या है, आज तक ये किसी ने नहीं बताई होगी आपको। जो हेनरी फ्यूल थे एक माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, माइनिंग में क्या है काम करते थे। ठीक है। वहाँ पे क्या है, एक घोड़े की टांग टूट जाती है। जहाँ पे ये काम करते थे वहाँ पे क्या है कि घोड़े की टांग टूट जाती है। और उन्होंने देखा, हेनरी फ्यूल ने क्या देखा कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या है नया घोड़ा खरीद सकें उसकी जगह। अब टांग टूट गई तो घोड़ा नहीं किसी ने नहीं खरीदा, और माइनिंग कंपनी क्या है वो बंद हो गई। ठीक है। वो माइनिंग कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई आपकी। ठीक है। माइनिंग कंपनी क्या हुई, बंद हो गई आपकी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा देखो जब किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, किसी ने प्लान ही नहीं किया कि किस तरीके से अगर कोई ब्रेक लग जाता है, घोड़े की टांग टूट गई या कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, किसी ने नहीं सोचा, ना किसी ने आगे कोई कार्रवाई की उसके ऊपर। तो क्या हुई, वो माइनिंग कंपनी बंद हो गई। ठीक है, शट डाउन हो गई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक अपने प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, हेनरी फ्यूल क्या है, एक माइनिंग कंपनी में काम करते थे। वहाँ पे क्या हुआ है, घोड़े की टांग टूट गई। ठीक है। अब घोड़ा क्या करता था, जो कोयला माइनिंग कंपनी थी, ठीक है, जो कोयला वगैरह जो भी निकाल रहे थे उससे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, अब कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा, उससे खींच नहीं पा रहे थे, तो उसके ना किसी ने दूसरा घोड़ा खरीदा वो। ठीक। तो इससे क्या हुआ, वो कंपनी बंद हो गई। तो हेनरी फ्यूल ने इसके ऊपर सोचा कि क्यों ना किसकी जवाबदेही ये बनती है, किसकी अथॉरिटी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद में क्या है, हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के लिए, जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, आपने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर मैंने मैनेजमेंट के ऊपर आपको दिया था, उसमें क्या है 5 फंक्शन पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले जो फंक्शंस बताए थे, हेनरी फ्यूल ने बताए थे। ठीक है, वो कौन कौन से फंक्शन थे आपके, देखिए सबसे पहला फंक्शन था आपका फोरसाइट। सबसे पहला कौन सा फंक्शन है, फोरसाइट। ठीक है, फोरसाइट का मतलब कि एक प्लान क्रिएट करेंगे हम फ्यूचर के लिए। हम क्या है कि प्लान क्रिएट करेंगे, जिसको हम क्या प्लानिंग बोलते हैं। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या है, एक फोरसाइट नाम दिया। ठीक है, प्लानिंग जिसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है। उसके बाद में क्या है, उन्होंने दूसरा बताया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रोवाइड रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रोवाइड रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब प्लान तो आपने बना दिया, तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्स भी तो चाहिएंगे काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन। कमांड, कि जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं बेस्ट वर्कर्स थ्रू क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उनके लिए। कोऑर्डिनेट, सारे वर्कर इकट्ठे मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगा उनका। कंट्रोल, वेरीफाई जो हमने प्लान किया है कि वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या जो हमने प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो करेक्टिव एक्शन उसके लिए लेना। ठीक है। तो इन्होंने 4 फंक्शंस बताए, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग जिसके अंदर कमांड एंड कोऑर्डिनेट दोनों आ जाते हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है। तो जो पहले मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस है, ठीक है, स्टाफिंग को छोड़ के जो और बाकी 4 मैनेजमेंट के फंक्शन बनते हैं, वो किसने सबसे पहले बताए थे, हेनरी फ्यूल ने बताए थे। किसने बताए थे, हेनरी फ्यूल ने बताए थे। ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के नॉर्मली जनरली पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैनेजमेंट के ये जो फंक्शन है 4, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये किसने बताए थे, हेनरी फ्यूल ने बताए थे। ठीक है। किसके बारे में, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि घोड़े की टांग टूट गई थी, उसका रॉ माइनिंग कंपनी ही बंद हो गई। ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने ये कि कौन क्या प्लान करेगा, ठीक है, किसका क्या काम होगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसके 4 फंक्शंस के अकॉर्डिंग बताई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखिए, जो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए, ठीक है, हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, वो हम किस तरीके से याद रखें। ठीक है, 14 जो प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्यूल के, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ
मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स जो दिए हैं उसको कैसे याद करेंगे हम, तो ये एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है देखिए, डैड सीज क्यूरियस, डैड सीज क्यूरियस, यानी डैड, डैड का मतलब क्या, सिंपल सा हो गया, हमारे पिताश्री को कहते हैं। ठीक है, जो पिता क्या है, क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सीज क्यूरियस, तो डैड इसको क्या है, कैसे याद करेंगे देखिए, यहाँ पे डी, डी जो पहला डी है उसका मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है? ठीक है, दूसरा है ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा डी, डैड में तीसरा डी का मतलब क्या होगा, डिसिप्लिन। तीसरा डी का मतलब क्या होगा, डिसिप्लिन। क्लियर है? डैड का मतलब डी फॉर, फर्स्ट डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन। तीनों क्लियर है? फिर सेकंड पे मूव करते हैं, सीज। सीज का मतलब क्या है इसमें, जो पहला एस है, ठीक है, पहले एस का मतलब क्या होगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये नंबर 4 आ जाएगा। सीज। ई फॉर इक्विटी। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सेकंड ई, जो सीज में सेकंड ई है आपका, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, एस्प्रिट डी कोप्स। ठीक है, ये 6 नंबर हो गया आपका। फिर एस फॉर स्कॉलर चेन। क्लियर है? ये 7 दोबारा बताते हूँ। इसमें डी का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, क्लियर इतना? सेकंड पार्ट का सीज, सीज का फर्स्ट एस क्या होगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई फॉर इक्विटी, सेकंड ई फॉर एस्पिरिट डी कोप्स, और जो एस से लास्ट वाला इसका स्कॉलर चेन। 7 क्लियर है? फिर मूव करते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या है, इसमें सी का मतलब होगा सेंट्रलाइजेशन, सी का मतलब सेंट्रलाइजेशन। फिर यू आ गया क्यूरियस में, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, आर फॉर रेम्यूनरेशन, आई फॉर इनिशिएटिव, ओ फॉर ऑर्डर। ठीक है, फिर यू फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और लास्ट एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो इस तरीके से आप क्या है, ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप यही ट्रिक मेरे वाली याद रखेंगे, अगर आपको इससे इजी ट्रिक मिलती है तो वो भी आप याद कर सकते हैं। अगर और कोई ट्रिक आपको नहीं मिल रही तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। इसको आप 3 से 4 बार याद करके साथ में ये पढ़ेंगे। ठीक है, डैड सीज क्यूरियस, डैड सीज क्यूरियस, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, एस फॉर subordination of individual interest to general interest, E for equity, E for aspiratory corps, S for scholar chain, फिर C for centralization, U for unity of command, R for remuneration, I for initiative, O for order, U for unity of direction, और S लास्ट वाला stability of personnel। ठीक है, तो इस तरीके से 2 से 3 बार आप याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि हेनरी फ्यूल का इसमें से कौन सा, हेनरी फ्यूल का इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है या नहीं है। ज़्यादातर स्टेट में क्या पूछने लग गए हैं, यहाँ पे नहीं है, नोट पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बता देता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इस सी के ऊपर। ठीक है, कि हम इसको सेंट्रलाइजेशन माने या डिसेंट्रलाइजेशन माने। ठीक है, तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आएगा, सेंट्रलाइजेशन आता है। हेनरी फ्यूल ने सेंट्रलाइजेशन दिया था, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन दिया था। क्लियर है? ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। मैक्स वेबर ने भी डिवीजन ऑफ वर्क बोल रखा, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब आपको नाम से पता लग रहा होगा कि काम को आप डिवाइड कर लीजिए। मान लो एक काम 5 तरीके का है, 5 पार्ट है उसमें, तो आप काम को अलग अलग लोगों में बांट दीजिए। ए को ये ए बी करेगा, ये सी करेगा, ये डी करेगा, ये ई करेगा। तो इस तरीके से आप अगर काम को बांट दोगे तो वो आसानी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, हेनरी फ्यूल ने बताया कि आप काम को क्या है, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी इंटरेस्ट, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप काम को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ताकि काम इजीली और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए।
ठीक है। सेकंड डी, डैड मैंने बताया था आपको, ठीक है, डैड सी इज क्यूरियस, तो सेकंड में जो क्या है, डी फर्स्ट का आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आपका आ जाएगा ए फॉर मैंने क्या बताया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसमें देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या बनेगा, जस्ट ए सेकेंड, अथॉरिटी का देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपके पास किसी वे से, जब आपके पास किसी वे से किसी पर्सन को ऑर्डर या कमांड देने की पावर मिल जाती है, ऑर्डर या कमांड देने की जब पावर मिल जाती है, ठीक है, और कब मिलती है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन आप होल्ड करते हो, ठीक है, यानी फॉर्मल वे से जब आपके पास एक पावर आ जाती है कि आप किसी को ऑर्डर या कमांड दे सकते हो, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। क्लियर है ये चीज़, जब आप फॉर्मल वे से आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये पावर है कि आप किसी को ऑर्डर या कमांड दे सकते हो और वो काम पूरा करवा सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे अथॉरिटी, ठीक है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिंपल सा है कि आपको जो पोजीशन दी गई है, ठीक है, अब देखिए एज ए टीचर, एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पढ़ाए, ठीक, अपनी क्लास टाइम पे ले, स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करे, यही होती है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी वो कर रहा है उसके अच्छे के लिए वो काम करें, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ये सेम इसी तरीके से मैनेजर की भी क्या है, मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो उसको पोजीशन मिली है कि लोगों को मैनेज करना है, प्रोडक्शन अच्छा करना है, ठीक है, जिस भी तरह की उसको काम मिला है वो अच्छे तरीके से अपना पूरा कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंसीडर करेंगे। क्लियर है दोनों? आई होप इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अथॉरिटी का मतलब क्या है, किसी फॉर्मल पोजीशन के कारण आपको एक पावर मिलती है, ठीक है, पोजीशन के कारण कि आप किसी को ऑर्डर या कमांड देके वो काम पूरा करवा सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोजीशन की आपकी क्या दायित्व हैं, आपको क्या काम करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया टीचर का कि टीचर क्या करेगा, क्लास को टाइम पे लेना चाहिए, ठीक है, जो भी उसको स्टूडेंट्स उसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की उसको क्या है सॉर्ट आउट करना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है टीचर उसके सही के लिए उसको काम करना चाहिए। इसी तरीके से मैनेजर की भी होती है, ठीक है। तो आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई थिंक प्रॉब्लम जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड आपका ए डैड मैंने बताया था, डैड सी इज क्यूरियस, तो डी फॉर आपका डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड आपका ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डी आपका क्या आता है, एनएलपी ने थर्ड प्रिंसिपल क्या बताया है, थर्ड प्रिंसिपल आपका बताया है डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन तो लाइफ में ज़रूरी है ही आपके, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी स्कूल में काम कर रहे हो, किसी एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी काम कर रहे हो, लाइफ के हर पड़ाव में आपको क्या है डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या है सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो हेनरी फेल ने भी यही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। डैड क्लियर है? डैड का मतलब क्या हुआ, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डी फॉर डिसिप्लिन। थ्री प्रिंसिपल क्लियर है आपको? चलिए फोर्थ पे मूव करते हैं, सीज, ठीक है। एस का मतलब क्या बताया था, सब ऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, या फिर आप किसको बोल सकते हैं, जर्नल इंटरेस्ट की जगह आप लिख सकते हो, जर्नल की जगह ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जर्नल इंटरेस्ट टू, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, और हर एक का क्या होता है अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग गोल होता है, अलग अलग गोल होता है। अब अल्टीमेटली काम तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें यही बताया हेनरी फेल ने कि सबसे पहले आप क्या है, जो सभी इंडिविजुअल होंगे, सभी एम्प्लॉयज़ या वर्कर होंगे, उन सभी का एक ही मोटिव होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है, जो गोल होता है,
ठीक है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ग्रो करना हो अपने आप को, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव सोसाइटी को सर्व करना हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहले इंडिविजुअल क्या करेंगे, यानी वर्कर क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, बाद में खुद के इंटरेस्ट को सोचना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। फिफ्थ है आपका सीज, डैड। डैड मैं आपको बता चुका हूँ, सीज पे चल रहे हैं अब। ठीक है, सीज में क्या चलेगा आपका, एस ई फॉर आप क्या बोल सकते हो, ई फॉर इक्विटी। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या है, जितने भी वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सभी को आप इक्वल ट्रीट करोगे। हेनरी फ्योल ने क्या कहा, सभी को आप इक्वल ट्रीट करोगे। ये नहीं कि ये मेरे भाई का लड़का है, ये मेरे चाचा का लड़का है, तो इसको मैं अलग खाली बिठाए रखूँ, दूसरे को ज़्यादा काम दे दूँ, इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, आप सभी को क्या है, इक्वल ट्रीट करोगे। इक्विटी जब होगी ऑर्गेनाइजेशन में, फेयरनेस होगी, जस्टिस होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगी। ठीक है, क्लियर है ये। सीज में सेकंड ई क्या कहता है आपका, सेकंड ई है आपका एस्प्रिट डी कोप्स, एस्प्रिट डी कोप्स। इसका मतलब क्या है, देखिए एस्प्रिट डी कोप्स का मतलब क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पढ़ा हुआ है आपने ये, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। अगर हम मिल के काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आसानी से पूरा कर पाएंगे। और सारे अलग अलग चलेंगे, जैसे गाड़ी में, ये जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी दो बैल से चलती है, फॉर एग्जांपल मान के, एक से भी चलती है वैसे तो, लेकिन मान के चल दो, जो पहले तो थी दो बैलों से चलती थी, एक बैल किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी आपकी, वो बैलगाड़ी कहीं मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दोनों बैल्स को क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ना कि वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, तो एस्पिरिट डी कोप्स ऐसे ये बता रखा है कि यूनिटी स्ट्रेंथ हमें मिल के काम करना है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल के लिए। ठीक है, फिर एस, सीज में एस क्या है आपका, लास्ट एस जो है वो क्या कहता है आपका, स्कॉलर चैन, स्कॉलर चैन। स्कॉलर चैन में क्या बताया हेनरी फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने बताया स्कॉलर चैन के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या है, एक कम्युनिकेशन का चैनल फ्लो होना चाहिए आपका। ठीक है, इसमें क्या है, कम्युनिकेशन चैनल आपका फ्लो होना चाहिए। और वो कम्युनिकेशन चैनल कैसे फ्लो होगा, उस कम्युनिकेशन चैनल का इन्होंने बताया कि टॉप टू डाउन चलेगा, वो टॉप टू डाउन। जैसे मैंने आपको 3 लेवल बताए थे ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल कौन कौन से, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने बताया कि जो भी आप कम्युनिकेट करोगे वो क्या होगा, टॉप से डाउन की ओर होगा। ठीक है, इन्हें एक लाइन के थ्रू चलना चाहिए आपको, एक चैन के थ्रू चलेगा वो। ठीक है, वो कैसे बताया इन्होंने, देखिए मैं इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, जैसे अलग अलग आपकी क्या है, 2 डिपार्टमेंट हैं आपके, अलग अलग क्या है, 2 डिपार्टमेंट है आपके। ये मान लिया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इन दोनों का हेड एक ही है, मान लिया वो ए है। ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉय बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, और इसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉय पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक, इसमें 5 है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर ए को कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ए को कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, तो ए क्या करेगा, सबसे पहले ए क्या करेगा, ए बी को बताएगा। ए किसको बताएगा, ए बी को बताएगा। ठीक है, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा। यानी इस तरीके से क्या है, आप एक चैन के थ्रू अपनी बात आगे पहुंचाओगे। सेम इसी तरीके से ए को कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो ए क्या किसको बताएगा, ए पी को बताएगा, पी क्यू को बताएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ क्यू आर को, इस तरीके से आपकी ये कम्युनिकेशन फ्लो होगी। ठीक है, लेकिन हेनरी फ्योल ने साथ में ये भी बताया, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन के जो आप अल्टीमेट कम्युनिकेट करना है वो हो जाता है।
ठीक है। लेकिन आपके इमरजेंसी के अंदर मान लो डी को क्या है, या फिर आर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डी बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्ट इमरजेंसी की सिचुएशन में वो डायरेक्ट भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इन द इमरजेंसी सिचुएशन वो बात कर पाएंगे। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने क्या है, एक स्कॉलर चेन का प्रिंसिपल बताया कि आप टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन अप्रोच लेके चलोगे। क्लियर है चीज़? ठीक है। सीज, डेड, सीज, क्यूरियस में मैंने 7 चीज़ें बता चुका हूँ आपको कौन कौन सी। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन। डेड, सीज में फर्स्ट एस बताया था मैंने, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ई फॉर इक्विटी, ई फॉर एस्पिरेट डी कॉप्स, और एस फॉर स्कॉलर चेन, जो भी मैंने बताया। ठीक है, अब क्यूरियस पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? क्यूरियस पढ़ेंगे। देखिए क्यूरियस में क्या है, डेड सीज क्यूरियस, इसका पहला जो सी है, क्यूरियस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो 14 प्रिंसिपल में। ठीक है, जो पहला सी है वो पहला सी क्या है, सेंट्रलाइजेशन। पहला सी क्या बताता है, यानी 8वां आ गया हमारा ये हेनरी फ्योल का 8वां प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपकी कोई भी रूल्स रेगुलेशंस, कोई डिसीजन लिया जाएगा, वो केवल टॉप अथॉरिटी ही लेगी, टॉप अथॉरिटी ही लेंगी, और वही सभी बाद में नीचे वालों को फॉलो करना पड़ेगा। आगे समझ में? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन डिसीजन मेकिंग है वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे आएंगे, एक ही पॉइंट, एक ही बंदा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस क्या है उसको डिसाइड करेंगे क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, और वही सारे के सारे आगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वही चीज़ फॉलो की जाएगी। क्लियर है ये चीज़? इसका अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसका मतलब क्या होगा कि टॉप जो लेवल है उसने कह दिया कि आपको कोई काम करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। देखिए सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल क्या होगा आपका, एक हमारे घर में है, ठीक है, कोई भी अल्टीमेट डिसीजन लेना होता है हमारे घर के अंदर, कोई भी अल्टीमेट डिसीजन लेना है तो क्या करते हैं, हमारे जो फादर होते हैं मोस्टली वही डिसीजन लेते हैं कि हाँ आज हम इस फंक्शन में जाएंगे, आज हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, वो सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या किया, पापा ने हमें क्या है कुछ रुपए दे दिए। ठीक है, पापा ने क्या कुछ रुपए दे दिए और बोले कि जाओ इसमें से जो सब्ज़ी आपको लेके आनी हो ले आओ। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी सब्ज़ी खरीद के लें, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हमारे अकॉर्डिंग लेके आ सकते हैं। जब डिसीजन एक ही जगह लिया जाता है, एक ही पर्सन ले या ग्रुप ऑफ पर्सन ले, ठीक है, तो वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन आपका कि अलग अलग लेवल पे जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ती है उस अकॉर्डिंग आप काम कर सको, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सको, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है आपके, जब एक ही पर्सन, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या है, पीपल डिसीजन लेते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन लेते हैं तो सेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रल अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग डिसीजन लिया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रलाइजेशन है, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। फिर क्यूरियस में जो नोवा प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, यू फॉर क्या होगा आपका, यू फॉर होगा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। एग्जांपल दे रहा हूँ, आप घर में हो, ठीक है, दादाजी ने बोला कि जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। जैसे आप चाय लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ते उस तरफ पापा ने बोल दिया कि आप जाओ अखबार बाहर है उस अखबार को लेके आओ, ठीक है, न्यूज़पेपर को लेके आओ। ठीक है, जैसे आप बाहर निकले वहाँ पे गार्डन में दादी थी, दादी जी क्या बोले कि जाओ मेरे लिए क्या है, अंदर मैं गार्डन में काम कर रही हूँ तो एक अंदर कोई कैंची पड़ी हो लेके आओ। ठीक है, तो आप वापस अंदर गए तो आपकी मदर ने बोल दिया कि मेरे लिए ये काम करो। तो आप किसकी सुनेंगे पहले, दादाजी की, पापा की, दादी जी की, मम्मी की? ठीक है, तो आपको क्या अलग अलग जगह से डायरेक्शन मिलेगी तो आप क्या कंफ्यूज हो गए किस काम मैं पहले करूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि जो एक पर्सन है उसी को क्या है प्रोडक्शन मैनेजर ऑर्डर दे देता है। ठीक है, उसी को मार्केटिंग वाला ने ऑर्डर दे दिया, उसी को सेलिंग वाले ने ऑर्डर दे दिया, उसी को फिर क्या है किसी और मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया, तो क्या वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं किसका काम पहले करूँ। ठीक है, वो किसी का कर ही नहीं पाएगा।
ठीक। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, हेनरी फुल ने बताया कि आपको यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, एक पर्सन को केवल एक ही बंदा क्या करेगा, कमांड करेगा। एक पर्सन को क्या है, केवल एक पर्सन ही क्या करेगा, कमांड करेगा। ठीक है, ये बताएगा इसको ए को कि आपको क्या काम करना है। अगर अलग अलग जगह से इंस्ट्रक्शन आने लगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है आपका। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। क्यूरियस में सी यू हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका आता है 10वां सी यू आर। आर का मतलब है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या कहता है आपका, रेमुनरेशन का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको जस्ट एंड फेयर रेमुनरेशन, या आप कह सकते हो सैलरी या वेज देना। ठीक है, सैलरी या वेज देना इसको बोला जाता है। ठीक है, सैलरी या वेज देना। ठीक है, रेमुनरेशन का मतलब कि एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, तो उनको क्या है, इक्वल और जस्ट एंड फेयर का मतलब जो उनके लिए सही बनता है, ठीक है, वो सैलरी या वेज आपको देने उनको ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, एम्प्लॉय से आप फ्री में काम करवाओगे तो आज है तो कल नहीं आएंगे वो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। फिर है इनिशिएटिव। क्यूरियस यानी जो अन्य प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं रिफ्यूल के 14 प्रिंसिपल में, उसका 11वां प्रिंसिपल क्या कहता है, उसका 11वां प्रिंसिपल आपको जो है वो है आपका इनिशिएटिव। क्यूरियस में जो मैंने ट्रिक बताई है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होगा, देखिए आपका इनिशिएटिव का मतलब होगा कि कोई भी पर्सन अगर आइडियाज़ दे रहा है आपको, ठीक है, कोई भी पर्सन आप अपने आइडियाज़ बता रहा है तो आप उसको एनकरेज करोगे, आप उसको एनकरेज करोगे कि हाँ बताइए, अच्छा इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी काम हो सकता है। ठीक है, तो आइडियाज़ को आप क्या करोगे, एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे अलग अलग लोगों से। ये नहीं कि अब तो लोअर लेवल के वर्कर हो, आप क्या आइडिया बताओगे, हम टॉप मैनेजमेंट में बैठे, हमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक इंसान की अलग अलग स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी कुछ अलग क्रिएटिविटी भी हो सकती है, उसके सोचने का तरीका अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको हर एक पर्सन के आइडियाज़ को सुनना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हेनरी फुल ने ये प्रिंसिपल बताया। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, क्यूरियस जो ट्रिक है उसमें आपका आ गया ओ फॉर ऑर्डर। ओ फॉर ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए घर है, अब आपके घर में क्या है, अब आपको पता है कि किचन के अंदर जैसे मम्मी रखती हैं कि मसाले कहाँ पे है, नमक कहाँ पे रखा है, हल्दी कहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से अगर सही जगह पे सही सामान होगा तो आप आसानी से उसको अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि घर के अंदर आपके कपड़े कहाँ पे रखे हैं, आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हों, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही बताया गया है कि जो मटेरियल आप जहाँ पे रखना है उन सभी का मटेरियल का, एम्प्लॉयज़ का ऑर्डर सही होना चाहिए। सही एम्प्लॉयज़ को उसकी पोजीशन पे होना चाहिए और मटेरियल को उसकी जगह पे होना चाहिए, मतलब ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। आगे बात समझ में। ठीक है, एम्प्लॉय को जो उसकी एबिलिटी है, उसकी स्किल्स है, राइट पर्सन को राइट जगह पे रखना ज़रूरी है। वरना आप एक मैनेजर को एज ए पीएन बैठा के रखोगे या क्लर्क बैठा के रखोगे तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से मटेरियल है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप ढूंढ रहे हो ये मटेरियल कहाँ है और आपने ऑर्डर में लगा नहीं रखा, ढूंढते रहोगे ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। 13 प्रिंसिपल क्या है, 13 का मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यू जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि एक एम्प्लॉय कहता है हमें तो ग्रो करनी है, दूसरा कहता है हमें सर्वाइव करना है, तीसरा कहता है हमें प्रोडक्शन करना है, चौथा कहता है हमें सप्लाई करनी है। तो सभी का गोल अलग अलग हो गया। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि आप एक ही गोल में आगे बढ़ रहे हो, सभी का गोल एक ही है। आगे समझ में कि सारे के सारे एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हेनरी फ्यूल का लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, एस, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है, जो भी आपके पर्सनल देखो अलग होता है, पर्सनल का होता है एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयज़, आपके ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी, टेन्योर की स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। मतलब जॉब सिक्योरिटी आप जिसको बोलते हैं, जॉब सिक्योरिटी।
जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, उनमें एम्प्लॉयज़ में क्या है, एक डर बना रहेगा और वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे कि अब तो आज हमारी जॉब है कल ना रहे। ठीक है, तो उनमें एक फ्यूचर इनसिक्योर हो जाते हैं वो। अगर फ्यूचर सिक्योरिटी उनकी है कि हाँ आपकी जॉब यहाँ बनी रहेगी, तो वो क्या है, वो अच्छे तरीके से माइंड रिलैक्स फ्रेश होके, या जो टेंशन है उनके अंदर वो निकाल करके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 14 प्रिंसिपल आपको बताए हैं, उनकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। कौन सी? डैड सीज क्यूरियस। ठीक है, डैड सीज क्यूरियस, जिसमें मैंने क्या बताया आपको, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में डी फॉर डिसिप्लिन, एस फॉर सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई फॉर इक्विटी, ई फॉर एस्पिरिटी कोप्स, एस फॉर स्कॉलर चैन, U for centralization, U for unity of command, R for remuneration, I for initiative, O for order, U for unity of direction and S for stability of personnel। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल आप किस ट्रिक से याद कर सकते हो? डैड सीज क्यूरियस, डैड सीज क्यूरियस। आगे समझ में? अब देखिए इसमें दो पॉइंट हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या डिफरेंस है? अब देखिए इसको पढ़ते हैं कि क्या है इसमें डिफरेंस, क्या होगा आपका। ये देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, मैंने आपको क्या बताया यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक पर्सन को एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, यानी कि उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शन, अलग अलग जगह से इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि घर में एक पर्सन है, उसको दादाजी ने पहले बता दिया कि मेरे लिए चाय लेके आओ, फिर क्या है, पापा ने बोल दिया मेरे बाहर से न्यूज़पेपर लेके आओ, फिर बाहर गार्डन में दादी काम कर रही थी, दादी जी, तो उन्होंने बोल दिया जाओ मेरे लिए कैंची लेके आओ, गार्डन में कुछ काटना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या अलग अलग जगह से आपको डायरेक्शन मिलेंगी, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या काम करें। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, यानी इसका मतलब ये होता है कि वो एक ही काम के लिए और एक ही सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमें ग्रुप को क्या है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक गोल के लिए काम करना है, एक हेड होगा हमारा, एक ही प्लान होगा। ठीक है, इसका एम क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड का, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, मतलब यानी कि एक पर्सन को ए भी काम बता रहा है और उसको बी भी काम बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इसका एम क्या होता है, प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे मैंने इसको एग्जांपल बताया था कि एक एम्प्लॉय कहता है कि हमें सर्वाइव करना है, एक एम्प्लॉय कहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ग्रोथ करना है, एक एम्प्लॉय कहता है प्रोडक्शन करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक ही गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड में इंप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय, केवल इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही गोल अचीव करना है, तो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये इफेक्ट करेगा। डिफरेंस आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि जो हेनरी फ्योल ने और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। अब देखिए जो हेनरी फ्योल हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने तो ये कहा था कि किस तरीके से हम जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन लेवल यानी 100 फ्लोर के ऊपर इसने काम किया, यानी लोअर लेवल इसको बोल सकते हैं, लोअर लेवल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लोअर लेवल इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या है, जो पर्सपेक्टिव है हमारा, ठीक है, हेनरी फ्योल का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर किस तरीके से मैनेज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, इसके लिए इन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सोप या लोअर लेवल को बोल सकते हैं, इसके लिए प्रिंसिपल इन्होंने दिए। ठीक है, हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल बताया, स्टाउंस प्रोपोनेंट, मतलब कि एक ही डायरेक्शन होगी उसकी कमांड, ने एक ही बंदा कमांड देगा। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस तरह का कोई वो नहीं बताया, उन्होंने तो जो हमने पढ़ा भी था फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 हमने पढ़े थे, रूट का अलग, इंस्ट्रक्शन जॉब का अलग। ठीक है, वो 8 फोरमैनशिप, इंस्पेक्टर, डिसिप्लिनरी, वो सारे यानी अलग, एक वर्कर अलग अलग लोगों से भी कमांड लेता है, तो इसने ये बताया था। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल, यूनिवर्सल, सभी जगह एप्लीकेबल है ये। ठीक है, अप्लाइड टू स्पेशलाइज सिचुएशन, किस किस में, यानी लोअर लेवल के ऊपर ज़्यादातर ये अप्लाइड होता है। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हेनरी फ्योल ने अपने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद दिए। ठीक है, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल है, इनका फोकस क्या था, इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन,
यानी जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, उसको इम्प्रूव करना। और एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स या उन्होंने काम किया वो किसके लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए काम किया था, कि प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, कम कॉस्ट के ऊपर आए। पर्सनैलिटी, ये जो हेनरी फ्योल थे प्रैक्टिशनर थे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट, और ये फ्रेंच के थे, बताया मैंने आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की थी, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? तो ये थे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, और एफ.डब्ल्यू. टेलर में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मूव करते हैं मैक्स वेबर और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के ऊपर, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट है आपका। मैक्स वेबर क्या थे? मैक्स वेबर का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ जन्म हुआ था? जर्मनी में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैक्स वेबर कहाँ गए थे? जर्मनी के, ठीक है, डन। जन्म हुआ था 1864 के अंदर इनका। और ये क्या थे? मैक्स वेबर थे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के इंटरेस्टेड। यानी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? इन्होंने ये देखना चाहा कि उस टाइम ये चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था, ठीक है, कि इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो रही है। तो उस टाइम उन्होंने ये देखना चाहा कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, या प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है, एंटरप्राइजेज हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है और उनके प्रॉफिट में होने का कारण क्या है, ठीक है। उन्होंने ये जानना चाहा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इंडस्ट्री इज प्राइवेटली कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट, वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, वो यूनाइटेड स्टेट गए इस चीज़ की स्टडी करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट 1904 में गए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, कि उन्होंने ऑब्जर्व यहाँ पे किया कि जो यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है, वहाँ पे कंपटीशन है आपस में एक दूसरे के बीच में, और इनोवेशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। किसके ऊपर काम कर रहे हैं? वो इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो प्रोफेशनल मैनेजर और देवर लिंक थ्रू इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो किसके थ्रू रिलेटेड हैं एक दूसरे से? इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के थ्रू, ठीक है। उन्होंने यूएस इकोनॉमी को जब स्टडी किया तो पाया कि जो जर्मनी में जिस तरह की प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रुप है पावरफुल लोगों का, पावरफुल पीपल का, वही इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि वहाँ पे कंपटीशन भी है और इनोवेशन भी, यानी कि बस सीधे जो दो चार लोगों के हाथ में इकोनॉमी चली गई, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से जर्मनी में क्या है, डिक्टेटेड, तानाशाही तरह के लोग हैं, ठीक है, तानाशाही की तरह की चलती है। वहाँ पे लोगों को जो अथॉरिटी है वो किस तरीके से, सोशल स्टैंडिंग, यानी उनके क्या है, फैमिली और सोशल रिलेशन के अकॉर्डिंग उनको पहचान मिली हुई है, ठीक है। आगे समझ में? तो ब्यूरोक्रेसी, यानी हम बोल सकते हैं नौकरशाही की जो थ्योरी दी है वो मैक्स वेबर ने दी थी। कब दी थी? मैक्स वेबर ने 1864 में इनका जन्म हुआ, जर्मनी के ये थे। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग इन्होंने कैपिटलिज्म ये देखना चाहा इन्होंने कि किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, 6 तरीके के प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी एचटेट पीछे एग्ज़ाम जो हुआ है जुलाई 2025 के अंदर, उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल मैक्स वेबर ने नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो जो दिया है वो क्या, कौन सा है? हिरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, यानी जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि आपका एक टॉप लेवल होगा, फिर मिडिल लेवल होगा, फिर लोअर लेवल होगा, इस तरीके से, ठीक है। इस लेवल कंट्रोल द लेवल बिलो, यानी टॉप लेवल किसको कंट्रोल करेगा? मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल किसको कंट्रोल करेगा? लोअर लेवल को कंट्रोल करेगा। क्लियर है? डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा आप कर लोगे। जैसे हेनरी फ्योल ने मैक्स वेबर को फॉलो किया था, तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ डिवीजन ऑफ वर्क, कि वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, जो इन काम को आप हिस्सों में बांट दोगे ताकि वो काम आसानी से हो सके। फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहती है कि आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट अच्छे तरीके से करोगे, उनकी क्वालिफिकेशन देख के करोगे, उनका एग्जाम लोगे, उनका एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग देखोगे, ठीक है। वहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, यानी भाई भतीजावाद वहाँ नहीं चलेगा कि ये मेरा चाचा लड़का, इसको मैं लगा लूँ, इसको चाहे कुछ ना आता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? 3 प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल, कैरियर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट इज स्प्रेड फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप, यानी कि ओनर और मैनेजर एक जैसे हैं। जो मैनेजर है, मैनेजर्स आर कैरियर एम्प्लॉइज, ठीक है। मैनेजर अलग होंगे आपके, किससे? ओनरशिप से। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है। सभी के लिए रूल्स रेगुलेशन होंगे, यानी कि किसी के लिए आप छूट दे दो कि ये इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपके रूल्स और रेगुलेशन आप बनाओगे, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी, इसका मतलब क्या है? रूल्स आर अप्लाई यूनिफॉर्मली टू एवरीवन, जो मैंने अभी बताया है कि रूल्स सभी के ऊपर अप्लाई होंगे,
ठीक है, यानी कि ए के ऊपर तो आपने अप्लाई कर दी, बी के ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होते, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म नहीं होगा वहाँ पे। आगे समझ में, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, एक सॉरी नौकरशाही की इन्होंने एक अपील की कि नौकरशाही में किस तरीके से आप काम करोगे और वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। हिरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होगी, कैरियर ओरिएंटेशन होगा, फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन होगी, इम्पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर का था आपका। इसमें यही बताया है इन्होंने कि इसके अंदर क्या हो सकता है। देखिए कि इन्होंने जो प्रिंसिपल बताया उसका कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपने काम को डिवाइड कर दिया, अब कोई एक पर्सन एक ही काम बार बार करेगा तो क्या बोर बोर हो जाएगा। ठीक है, वह उब भी सकता है उससे। ठीक, स्पेशलिस्ट हो जाएगा लेकिन उसका कुछ नेगेटिव भी है, वो बोर भी हो जाएगा। ठीक है, इससे रेड टेपिज्म भी आता है। यानी रेड टेपिज्म क्या है, रेड टेपिज्म का मतलब क्या है कि तानाशाही बन जाती है एक किस्म से। तानाशाही कैसे, जैसे इसका पहला एग्जांपल था कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को कंट्रोल करेगा और मिडिल लेवल लोअर लेवल को कंट्रोल करेगा, तो एक तानाशाही टाइप की बन जाती है ये। है समझ में। तो ये मैक्स वेबर का था। तो ये प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल ही हैं इसके, जो छः है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी बस आप ये याद कर सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी, और कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर था किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के ऊपर था। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए जो स्टेट की, नेट की, या फिर CET मेंस कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। वीडियोज़ आपको वीडियो में के रिलेटेड या कोई टीचिंग में कुछ आपको डाउट लग रहे हैं कि और कुछ इस तरीके से वैसे आप मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।